हेलो नमस्कार दोस्तों। 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसमें से कौन से कंसेप्ट पूछे जाते हैं, यानी कि उस समय का सामाजिक इतिहास कैसा था, उस तरह की राजनीति कैसी थी, किसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी, न्याय कौन करता था, सुल्तान करता था या कोई न्याय व्यवस्था अलग से थी, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक चला और जिसमें मुख्यतः 5 वंश थे। तो इनमें सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि इनका क्रम आ जाता है। आपको दे देंगे इनके नाम पांचों के और कहेंगे इनको ऑर्डर में जमाइए सन के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश या मामलुक वंश कहते हैं, इसी को कहते हैं इलवरी वंश, क्योंकि ये इलवरी जाति के तुर्क थे। तो ये 1206 से 1290 तक चलता है। फिर आता है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक चलता है। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 में बाबर के द्वारा हारने के बाद इस सल्तनत काल का समापन हो जाता है। तो पहला याद ही होगा गुलाम वंश, और गुलाम के तुरंत बाद आते हैं खिलजी, और नीचे याद होगा लोधी वंश सबसे लास्ट में, क्योंकि बाबर ने इनको हराया था। तो बीच में बचते कौन हैं? तुगलक और सैयद। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब इनके संस्थापक सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी को, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को, सैयद वंश के खिज्र खां को, और लोधी वंश का संस्थापक बहलुल लोधी को माना जाता है। बात करते हैं गुलाम वंश की, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो उसमें सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनका क्रम आ जाता है कि इनको क्रम में जमाइए कि कौन से सनों के हिसाब से घटते या बढ़ते क्रम में पूछ सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक 1206 से 1210 रहा। फिर उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। फिर आती हैं रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक। फिर आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह जो 1240 से 1242 थोड़े समय के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 तक। फिर नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1286 ईस्वी तक सल्तनत पर शासन करता रहा। एंड में आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स जो 1287 से 1290 तक रहा। फिर आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 इनका कार्यकाल रहता है कुल, और इसके संस्थापक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 20 से 21 वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। उसके बाद सियाबुद्दीन खिलजी थोड़े समय के लिए 1316। फिर आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 से 1320 तक रहते हैं। और अंत में नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में, और इसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है और इसका शासन समाप्त हो जाता है। फिर आता है तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन करता है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक ये शासन करता है, लगभग 26 से 27 वर्ष। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसमें जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा समय तक इस वंश के शासकों ने शासन किया, ये भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि कौन सा शासक तुगलक काल में सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत के केंद्र में रहा। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 आपको सीधा दिख रहा है। फिर मोहम्मद खान आते हैं थोड़ी समय के लिए। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 ईस्वी खत्म। अबू बकर आता है 1389 से 1390। फिर आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद जो 1390 से 1394 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते रहे। अंत में आता है हुमायूं 1394 से 1395, ये वो वाला हुमायूं नहीं है। फिर आते हैं नासिरुद्दीन महमूद, वो 1395 से 1412 ईस्वी तक ये शासन करा। उसके बाद आता है सैयद वंश, तुगलक वंश हो गया, उसके बाद सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, 5 वंश है। पृष्ठभूमि सैयद वंश की बात कर देते हैं। तो और कुछ नहीं, जो वीडियो है मैं आगे ला दूंगा, इसके वीडियो मैंने बाद में डाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर जब पहली बार आक्रमण होता है, और 712 में कासिम के नेतृत्व में भारत में पहली अरब विजय होती है। और इसका मकसद अगर पूछा जाए तो इसके बाद महमूद गजनबी द्वारा भारत में लूटपाट के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किया जाता है।
उसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा लूटपाट के साथ साथ ही साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया जाता है। यानी कि गौरी से पहले जितने भी आक्रमण किए गए थे उनका मुख्य मकसद था भारत से लूटपाट करना। इसी के क्रम में 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में याद रखना है 1192 पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का मार्ग खुल जाता है। मोहम्मद गौरी स्वयं भारत पर शासन नहीं करता है और वो अपने निष्ठावान गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर वापस लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती है और यह 1290 ईस्वी तक चलता है। 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक पूछ लेते हैं तो क्यूमर्स की मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश का समापन हो जाता है और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश खिलजी या खलजी वंश का उदय होता है। खिलजी वंश की स्थापना आपको पता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा की गई 1290 में और अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। खिलजी वंश के अंतर्गत पहली बार साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, खिलजी वंश के अंतर्गत पहली बार साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से दक्षिण भारत के संबंध में सफल विजय अभियान आयोजित किए जाते हैं, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी उस पर दक्षिण भारत पर अटैक किए जाते हैं साम्राज्य विस्तार के तौर पर, लेकिन सत्ता उन्हीं को दे दी जाती है, बदले में उनसे टैक्स हर्जाना वगैरह ले लिया जाता है। अंततः 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक के साथ युद्ध में नसरुद्दीन खुसरो शाह पराजित होकर मारा गया और गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। इस प्रकार दिल्ली की सल्तनत के इतिहास में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और नए तुगलक वंश का उदय होता है। तुगलक शासक के प्रारंभिक लगभग 70 वर्षों में सैन्य के साथ साथ ही प्रशासनिक स्थिति भी मजबूत रहती है, क्योंकि उस समय रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत योग्य सुल्तान थे। आपको लगेगा मोहम्मद बिन तुगलक योग्य था, हाँ योग्य था, इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं करता था। लेकिन 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में कमजोर हो जाता है और 1413 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार कौन थे? खिज्र खां, उसके द्वारा सैयद वंश की स्थापना कर ली जाती है। तो सैयद वंश चलता है 1414 से 1451 ईस्वी तक, यह भी पूछा गया है। तो सैयद वंश की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति खिज्र खां के द्वारा की जाती है, जो पंजाब का सूबेदार था। सैयद क्या था? एक परिवार आधारित वंश था जो स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानता था और अपने आप को उच्च कोटि का मुसलमान कहता था। सैयद वंश सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया, दो हैं सुन्नी और शिया। तो अपने भारतीय मुसलमानों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी? सुन्नी की। तो बाकी शेष वंश सुन्नी शाखा से थे, लेकिन सैयद वंश शिया वंश का था। अब तैमूर लंग की भी बात अगर चर्चा चली रही है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पश्चिम एशिया, मध्य एशिया से लेकर भारत तक मतलब भारत के बॉर्डर तक फैला हुआ था। और तैमूर लंग द्वारा तैमूरी राजवंश की स्थापना भी की गई और एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए तैमूर लंग कहा गया। तैमूर इस्लाम धर्म का अनुयायी था और सिकंदर तथा चंगेज खान की तरह विश्व विजय की महत्वाकांक्षा, यानी कि वो चाहता था कि पूरे विश्व पर उसका परचम फहरे। अपने वैश्विक विजय के इस अभियान में तैमूर लंग ने पश्चिमी एशिया से लेकर भारत की सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसके बाद तैमूर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, किंतु इसके प्रमुख अधिकारियों ने तैमूर की इस नीति का समर्थन नहीं किया और उसके बाद तैमूर ने कूटनीति का परिचय देते हुए भारत पर अपने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य बताया कि हम इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए उस पर अटैक कर रहे हैं, न कि किसी धन संपदा के लिए। और इससे तैमूर के सेनापति सहमत हो गए और सन याद रखना है 1398-99 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन पूछा गया। यह आक्रमण मुख्यतः मुल्तान के क्षेत्र तक केंद्रित था और इस आक्रमण के दौरान व्यापक स्तर पर लूटपाट की गई और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और इसके बाद तैमूर लंग आगे बढ़ते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गया। इस दौरान पानीपत के क्षेत्र में तैमूर की सेना और तत्कालीन तुगलक शासक महमूद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तैमूर लंग की जीत हो गई। सुल्तान महमूद अपनी जान बचाकर कहाँ भाग गया? गुजरात की तरफ भाग गया और तैमूर लंग ने दिल्ली में प्रवेश करके व्यापक मात्रा में लूटपाट और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। साथ ही अनेक स्त्रियों एवं शिल्पियों आदि को भी गुलाम बनाकर अपने साथ समरकंद ले गया और समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई। यानी कि जो तैमूर के जो वंशज हैं कहते हैं ये निर्माण सब तैमूर और उन्होंने किया। वो देखिए भारत से शिल्पी ले गया और उनसे समरकंद में कई इमारतें बनवाई। अपने आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने कई मंदिरों को नष्ट किया और गैर इस्लामिक अनुयायियों की हत्या कर दी।
तैमूरलंग के बारे में एक ऐसे दंत कथा प्रचलित है कि ये लोगों की हत्या करके उसके कटे सिरों की दीवार बनवा देता था, और तैमूरलंग इतना निर्दयी था कि उसने तलवार के दम पर लगभग समस्त मध्य एशिया में इस्लाम का प्रसार किया शांतिपूर्वक। और अपने भारत आक्रमण के दौरान तैमूरलंग ने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू कश्मीर पर भी आक्रमण किया था। कौन कौन? मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू कश्मीर। लगभग अपने 1 वर्ष के इस आक्रमणकारी काल के दौरान तैमूरलंग ने भारी मात्रा में धन, स्त्रियों, गुलामों, शिल्पियों इत्यादियों की लूट की और मंदिरों को नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं खिज्र खां की। तो भारत से वापस लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीवालपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया, और खिज्र खां द्वारा तैमूरलंग और उसके पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में इन क्षेत्रों का प्रशासन किया और नियमित तौर पर टैक्स भी भेजा गया। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तानों के शासनकाल के दौरान खिज्र खां पंजाब प्रांत का सूबेदार था, और माना जाता था कि तैमूरलंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए और सहायता प्रदान करने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। क्योंकि तैमूरलंग और खिज्र खां दोनों ही इस्लाम धर्म की शिया शाखा से संबंधित थे, जबकि तुगलक वंश सुन्नी शाखा से संबंधित था। अतः तैमूरलंग और खिज्र खां में वैचारिक और महत्वाकांक्षा के स्तर पर एक रूपता, यानी कि एक जैसा ही सोचते थे। इसके अलावा तुगलक वंश इस समय अपनी शक्तियों के पतन के दौर में था, और उत्तर भारत के कई प्रांतों में दिल्ली का केंद्रीय नियंत्रण जो था, जो उनकी मतलब पकड़ थी, वो हो रही थी कमजोर। और इस राजनीतिक स्थिति ने भी तैमूरलंग को भारत पर आक्रमण के लिए मतलब उकसाया, या उसे लगा कि ये सही टाइम है कि भारत पर अटैक किया जाए। अब बात करते हैं तैमूरलंग के आक्रमण के बाद से 1414 ईस्वी तक की परिस्थितियां। तो 1398-99 में तैमूरलंग अपने 1398 में अटैक करता है, और 1399 में तैमूरलंग अपने देश समरकंद की ओर वापस लौट जाता है और मुल्तान जैसे क्षेत्रों का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त कर देता है। इसके बावजूद 1414 ईस्वी तक दिल्ली का शासन तुगलक वंश के नाम पर ही होता रहता है, जबकि तत्कालीन तुगलक सुल्तान महमूद तैमूरलंग के आक्रमण के समय अपनी जान बचाकर कहां भाग गया था? गुजरात की ओर भाग गया था। तैमूरलंग के द्वारा महमूद तुगलक का पीछा नहीं किया जाता है, क्योंकि तैमूर का मुख्य उद्देश्य ये भी पूछा गया है भारत में लूटपाट करना था, न कि शासन करना। महमूद तुगलक अपनी प्राकृतिक मृत्यु के समय यानी कि 1414 ईस्वी तक गुजरात में ही रहता है। इस समय तक दिल्ली में जो शासन का संचालन है वो दौलत खां नाम का एक अफगान के द्वारा महमूद तुगलक के नाम पर कर रहा होता है, यानी कि इसके नाम पर खुद शासन कर रहा होता है दौलत खां। और दौलत खां महमूद तुगलक का विश्वास पात्र था और सेना में उच्च पद पर आसीन था। अब 2 प्रश्न उठते हैं कि दौलत खां स्वयं दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना, और खिज्र खां महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद ही दिल्ली का सुल्तान क्यों बना, और जबकि चाहता तो 1399 ईस्वी में ही दिल्ली का सुल्तान बन जाता था। तो रीजन क्या है कि दौलत खां तत्कालीन परिस्थितियों से भलीभांति परिचित था, और वह इस बात का डर था कि अगर उसने फिर से मतलब दिल्ली की सत्ता पर अपने नाम से शासन किया तो तैमूरलंग फिर से आक्रमण कर देगा। दूसरा, यदि वह दिल्ली का सुल्तान बन जाता तो न सिर्फ डायरेक्टली उसकी तैमूर से दुश्मनी हो जाती, बल्कि उत्तर भारत के अन्य प्रांतों के द्वारा भी विद्रोह हो सकता था। इसके अलावा दौलत खां महमूद तुगलक का विश्वास पात्र तो था ही था, साथ ही तैमूरलंग की लूटपाट के कारण भय की परिस्थितियां विद्यमान थी और आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी, और दिल्ली का वास्तविक सुल्तान तो आपको बता चुके हैं कि भाग के गुजरात में शरण लिए हुआ था। एक अन्य यह भी कारण था कि समस्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां वास्तविक रूप से दौलत खां के हाथों में ही थी, तो सुल्तान मतलब टैगलाइन लेने की कोई जरूरत थी ही नहीं, कि आपको टैग नहीं चाहिए होता था ना कि सुल्तान ही है, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। इन सभी कारणों के आधार पर दौलत खां ने स्वयं सुल्तान बनने के बजाय तुगलक सुल्तान के नाम पर शासन व्यवस्था को संचालित किया। खिज्र खां दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना? तो खिज्र खां तैमूरलंग की सहायता जरूर की थी, लेकिन वह तैमूरलंग की क्रूरता को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि तैमूर द्वारा मुसलमानों के प्रति भी उतनी ही निर्दयता प्रकट की जाती थी जितनी कि गैर मुसलमानों के प्रति। यही कारण था कि खिज्र खां द्वारा मुल्तान का प्रशासन बस्ता तैमूरलंग और उसके पुत्र शाहरुख खां के प्रतिनिधि के रूप में किया गया, और नियमित तौर पर टैक्स भी देता रहा। तैमूरलंग के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से खिज्र खां ने तैमूर एवं उसके पुत्र के नाम का खुतबा भी पढ़वाया। खिज्र खां को भी तैमूरलंग द्वारा पुनः भारत पर आक्रमण किए जाने की आशंका थी, और सुल्तान बनने पर उसकी डायरेक्ट दुश्मनी तैमूर से हो सकती थी। इसके अलावा खिज्र खां को तैमूर खां ने एक बड़े भौगोलिक भाग का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, तो दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का खिज्र खां को कोई डर था नहीं। यह कारण यह भी था कि
इसका एक कारण यह भी था कि खिज्र खां में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कोई लालसा नहीं थी, मतलब उससे सुल्तान तो बनना नहीं था, ऐसी उसकी इच्छा भी नहीं थी। यही कारण था कि जब 1414 ईस्वी में खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो इम्पोर्टेंट है, तो वह सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करता है। अंततः जब 1399 ईस्वी में जब महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है और खिज्र खां स्वयं दिल्ली के सुल्तान के पद पर आसीन हो जाता है, क्योंकि तब तैमूर लंग की भी मृत्यु हो चुकी होती है। तैमूर लंग के बारे में बता दें, एक शक्तिशाली था, क्रूर और वैश्विक विजय की भावना से प्रेरित था और मरा कैसे एक साधारण जुकाम के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि अपने जीवन काल में तैमूर लंग ने 1 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या की या करवाई थी। अब बात करें सैयद वंश खिज्र खां 1414 से 1421, तो सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है, कौन? खिज्र खां। और इसने रैयत आला, इंपॉर्टेंट है, रैयत आला की उपाधि तैमूर लंग के द्वारा शायद इसको दी गई थी और तुगलक वंश की व्यवस्था के आधार पर ही इसने प्रशासन का संचालन किया और 1421 में प्राकृतिक कारणों से इसकी मृत्यु हो जाती है और खिज्र खां की मृत्यु पर सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। अब बात करें मुबारक शाह 1421 से 1434, तो ये मुबारक शाह जो था, मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था, सैयद वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अपने नाम से खुतबा पढ़ाया और विदेशी स्वामित्व का अंत किया। इससे पहले क्या था, खिज्र खां तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख खां के नाम का खुतबा पढ़वा रहा था और खुद भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। लेकिन उसके बाद मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि भी धारण की और यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नाम के नगर की स्थापना करी और ये हिंदू के प्रति उदार नीति अपनाने वाला सुल्तान था। प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी को इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त है। इंपॉर्टेंट, कौन? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन से है? तारीख मुबारक शाही। फारसी भाषा के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था और पूरा शासन काल विद्रोह के दबाने में ही समाप्त हो गया और यह सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक था। अब बात करें मोहम्मद शाह की, तो ये 1434 से 1445 से दिल्ली सल्तनत पे था। ये मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मूल नाम इसका था मोहम्मद बिन फरीद खां। वजीर सरवर उल मुल्क की सहायता में इसने शासन किया, यानी कि इसकी सहायता ली। इसका वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क। इसके शासनकाल में दिल्ली पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, जिसे रोकने में मोहम्मद शाह ने अपने अधिकारी बहलोल लोदी से सहायता मांगी और बहलोल लोदी को खान ए जहां की इसने उपाधि दी। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही बहलोल लोदी का उदय एवं वास्तविक रूप से सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अधिकांश प्रांतों ने स्वयं को दिल्ली से स्वतंत्र कर लिया था या मान लिया था कि हम स्वतंत्र, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, तुम्हारे नियम कानून नहीं मानेंगे। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1476 ईस्वी, तो यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। आलम शाह की उपाधि धारण की। यह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अपने प्रमुख वजीर हमीद खां से विरोध होने के कारण हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित कर दिया। किसके? अलाउद्दीन आलम शाह के खिलाफ। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु सुल्तान ने भागकर बदायूं, यानी कि उत्तर प्रदेश में, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में बदायूं नामक जगह, वहां पर शरण ले ली और बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। इस प्रकार से सैयद वंश का अंत हो जाता है और लोदी वंश का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बहलोल लोदी ने हमीद खां की भी हत्या करवा दी ताकि वह किसी प्रकार से षड्यंत्र ना रच सके। अलाउद्दीन आलम शाह की 1476 ईस्वी में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। चूंकि आलम शाह अयोग्य एवं विलासी प्रवृत्ति का था, अर्थात बहलोल लोदी को इससे कोई खतरा था ही नहीं, इसलिए बहलोल लोदी ने आलम शाह को समाप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास किया नहीं कि इसको मरवा के क्या करेंगे, तो वैसी जिंदा लाश है। इसके अलावा बहलोल लोदी का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली का सुल्तान बनना था और उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो चुकी थी। 1451 ईस्वी में जब बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो इसने बदायूं में बैठे अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा कि आपके महान पिता ने मेरा पालन पोषण किया। मैं खुतबा से अपना नाम हटाए बिना मैं खुतबा से आपका नाम हटाए बिना आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं। ये लिखते हैं बहलोल लोदी किसको? अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखते हैं।
इस पत्र के उत्तर में आलम शाह क्या लिखता है कि मेरे पिता आपको अपना पुत्र कहकर पुकारते थे, इसलिए आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं बदायूं में ही संतुष्ट हूं और अपना साम्राज्य आपको दे रहा हूं। इसके बाद बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की, इंपॉर्टेंट है, और पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। अब बात करें लोदी थे कौन। तो मूलतः लोदी अफगानिस्तान के सुलेमान पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे और भारत में मूलतः व्यापारिक उद्देश्यों से आए थे। वह भारत कब आए इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में ही ये भारत आए होंगे। बाद में तुगलक वंश के शासनकाल, विशेषकर सैयद वंश में यह प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए, जिनमें बहलोल लोदी और दौलत खां का नाम उल्लेखनीय है। मूलतः लोदी जो थे वो मिश्रित तुर्क थे और अफगानिस्तान के गिलजाई या फिर साहूखेल कबीले से संबंधित थे। प्रारंभ में लोदी अपने आजीविका मुख्यतः पशुपालन से चलाते थे, किंतु अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण ये समीपवर्ती क्षेत्रों में लूटपाट भी किया करते थे। गुलाम वंश के शासनकाल में कई लोदी अफगान साधारण सैनिकों के पद पर भी नियुक्त हुए थे। अंत में जब सैयद वंश के अंतिम शासकों की शक्तियां क्षीण हुई तो बहलोल लोदी ने अपनी मजबूत स्थिति एवं तत्कालीन अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर लोदी वंश की स्थापना कर दी। बहलोल लोदी की बात करें 1451 से 1489 ईस्वी की, तो बहलोल लोदी मूलतः अफगानिस्तान के किसी व्यापारिक परिवार में जन्मा था, लेकिन बाद में उसने अपनी योग्यता एवं विशेषकर तैमूर लंग के संरक्षण में इतने उच्च प्रशासक की स्थिति प्राप्त कर ली और तैमूर लंग ने बहलोल लोदी को पंजाब प्रांत का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अंततः बहलोल लोदी ने उस समय की स्थितियों का फायदा उठाया और लोदी वंश की स्थापना करके सुल्तान पद धारण किया। उल्लेखनीय यह है, इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत काल में लोधी पहला अफगान वंश था जिसने शासन किया। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी गाजी की उपाधि को धारण करते हुए दिल्ली का सुल्तान बनता है। बहलोल लोदी योग्य, युद्धप्रिय एवं धार्मिक रूप से सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था, टॉलरेंट था। बहलोल लोदी ने अपने अधिकांश अभियान विद्रोहों को दमन करने के लिए, किंतु इन अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। इनमें इंपॉर्टेंट है कौन कौन से विद्रोह इसने दबाए। जौनपुर, दोआब, मेवात, मालवा, ग्वालियर इत्यादि के विरुद्ध किए गए सफल अभियान उल्लेखनीय है। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया। किसने? बहलोल लोदी ने। लोल, हाँ वही LOL, लोल, 38 वर्ष तक, सबसे ज़्यादा समय तक, याद रखने का तरीका है। और बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित न होकर अफगान सरदारों की समानता के सिद्धांत पर आधारित था। अफगान सरदारों के प्रति अधिक उदार नीति अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि अफगानिस्तान के अपने कबीले के प्रति निष्ठा और शासन संचालन के लिए उनके सहयोग के लिए अफगानों के प्रति उदार नीति अपना रहा था। और बहलोल लोदी अपने अफगानी सरदारों को मकसदे आलो कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। बहलोल लोदी के सरदारों की बात करें, उनमें राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू जैसे प्रमुख हिंदू सरदार भी थे। बहलोल लोदी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहलोली नामक चांदी के, अब ऑप्शन में आपको दे देगा सोने के, लेकिन नहीं, चांदी का सिक्का प्रचलित किया जो मुगल शासक अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। अंततः जून 1489 ईस्वी में 1489 में राजस्थान से लौटते समय लू लगने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही बहलोल लोदी ने अपने राज्य का विभाजन अपने पुत्र और अफगान सरदारों में कर दिया था। वस्तुतः साम्राज्य का यह विभाजन संप्रभु रूप में न होकर एक प्रकार से राज्यपालों अथवा प्रशासकों के रूप, मतलब ऐसे नहीं कहा कि आप ही सुल्तान, उसने अपने राज्यपाल और प्रशासक के रूप में सबको बांट दिया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बहलोल लोदी ने अधिक विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज रूप में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन की व्यवस्था आरंभ कर दी। हालांकि यह व्यवस्था सफल नहीं रही। अब बहलोल लोदी के बाद आते हैं सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था और अपने जीवन काल में ही बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी को दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। और सिकंदर लोदी का मूल नाम पूछ लें तो निजाम खां था और 1489 में सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। अब उस समय प्रशासन कैसा रहा सिकंदर लोदी? तो सिकंदर लोदी के समय भी शासनकाल मुख्यतः सैन्य अभियानों में व्यतीत हुआ। लेकिन देखिए, बहलोल लोदी के समय क्या था? विद्रोह को दबाने के मकसद से सैन्य अभियान किए गए थे, जबकि सिकंदर लोदी के समय जो सैन्य अभियान थे वो साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से किए गए। याद रखने का तरीका ये, सिकंदर खुद जो सिकंदर था, मूल रूप से सिकंदर अलेक्जेंडर,
वो भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, उसी तरह सिकंदर लोदी भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। वस्तुतः तुगलक वंश के अंतिम शासकों के बाद से भारत में दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार सिकंदर लोदी के काल में हुआ, लेकिन यह साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार से कम था। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि आगरा नामक नगर की स्थापना तो सिकंदर लोदी ने की, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के बजाय आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने बनाया। आर्थिक पक्ष की बात करें तो सिकंदर लोदी ने न केवल साम्राज्य विस्तार पर जोर दिया बल्कि आर्थिक प्रशासन के संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया। अब फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिकंदर लोदी ने भूमि की नाप के लिए गजे सिकंदरी को प्रारंभ किया, जो कि मुगल काल तक प्रचलित रही, और इस समय भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व की दर तय होती थी, यानी कि टैक्स किस हिसाब से लगेगा, भूमि की जगह के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सबके लिए समान टैक्स। धार्मिक पक्ष की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर सिकंदर लोदी ने असहिष्णु नीति यानी कि इंटॉलरेंट पॉलिसी का अनुसरण किया और मुख्यतः उलेमा वर्ग को संतुष्ट करते हुए हिंदुओं के प्रति अनुदार यानी कि क्रूरता दिखाई। उदाहरण के लिए सिकंदर लोदी ने इंपॉर्टेंट है हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों एवं पर्वों पर प्रतिबंध लगा दिए, ये पॉइंट पूछा जाता है, और कई मंदिरों एवं मूर्तियों को भी नष्ट किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नागरकोट जो कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ आधुनिक हिमाचल प्रदेश है आज का, तो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस को तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। इंपॉर्टेंट किसने? सिकंदर लोदी ने। हिंदू धर्म को सत्य बताने के कारण सिकंदर लोदी ने बोधन नाम के एक हिंदू को मृत्युदंड दे दिया। हालांकि सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित कुछ प्रथाओं पर भी सुधारों के दृष्टिकोण से प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें मुहर्रम में ताजिए निकालना और मुस्लिम स्त्रियों का पीरों की मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगाना प्रमुख है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो सिकंदर लोदी स्वयं फारसी भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था और गुलरुखी के उपनाम से, इंपॉर्टेंट है उपनाम कौन सा, गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी के काल में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। इनमें औषधि शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ प्रमुख है, जिसका मियाँ भुआ ने तिब्बत ए सिकंदरी एवं फरंग ए सिकंदरी के नाम से फारसी अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट है, किसने? मियाँ भुआ ने। औषधि शास्त्र नाम का ग्रंथ था, उसको तिब्बत सिकंदरी और फरंग सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद किया। सिकंदर लोदी के काल में ही संगीत पर आधारित पहले फारसी ग्रंथ इंपॉर्टेंट लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना होती है। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने अपने पिता बेलोल लोदी की याद में दिल्ली में एक मकबरा बनवाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दिल्ली में मियाँ भुआ के निर्देशन में मोठ की मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोदी ने कराया। और अंततः 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करें इब्राहिम लोदी की, जो रहे 1517 से 1526 ईस्वी। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है, जो कि लोदी वंश के साथ साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। सिकंदर लोदी जब इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अफगान सरदार जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संचालित कर रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते थे कि भाई ठीक है, हम अलग हैं, अपना तुम चला लो। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान का अपनी प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण कमजोर हो रहा था। उदाहरण के लिए बिहार का अफगान सरदार दरिया खान लोहानी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है और तथा लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। कौन? लोहानी, दरिया खान लोहानी। इसी दौरान राजस्थान मेवाड़ के राणा सांगा द्वारा भी अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में दिल्ली की ओर अभियान प्रारंभ कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा, जो थे कहाँ? राजस्थान मेवाड़ के। इस प्रकार इब्राहिम लोदी के काल में आंतरिक व्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाता है और इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि उसने सुल्तान बनने के बाद अपने सभी अफगान सरदारों को प्रशासनिक पदों से अपदस्थ कर दिया था, किंतु अनुभवहीन एवं अविश्वास पात्र अफगान सरदारों को उसने नियुक्त किया। इससे पुराने सरदार असंतुष्ट हो गए, जिनमें पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां प्रमुख थे। इससे दिल्ली के दरबार में भी सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है। अब चूंकि आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे, ज़्यादा आबादी उनकी है, तो जनता भी उनके खिलाफ थी। अंततः इन्हीं असंतुष्ट सरदारों द्वारा बाबर को भारत पर नियंत्रण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और पानीपत के प्रथम युद्ध सन 1526 इंपॉर्टेंट इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली के लोधी वंश का
पतन हो जाता है और भारत में नए मुगल वंश की स्थापना होती है। और इस तरह से आपका समाप्त होता है सल्तनत काल, एग्जैक्ट आपके पूरे और पूरे 30 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद।